सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में 4 महत्वपूर्ण मुद्दे आए, 4 लीगल इश्यूज आए। पहला कानूनी प्रश्न यह था कि क्या हाईकोर्ट अपनी रिविजनल जुरिस्डिक्शन में बैठकर बिना किसी परवर्सिटी या गंभीर त्रुटि के ट्रायल कोर्ट और सेशंस कोर्ट की कंकरेंट फाइंडिंग्स को पलट सकता है जो फैक्चुअल आधार पर दी गई हैं। दूसरा कानूनी प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने यह था कि जब आरोपी चेक पर अपना हस्ताक्षर स्वीकार कर ले तब सेक्शन 118 और सेक्शन 139 एनआई एक्ट के तहत बनी लीगल प्रिजम्पशन को केवल कंप्लेनेंट की फाइनेंशियल इनकैपेसिटी के आधार पर एक अनुमान लगाकर उसको रिबट किया जा सकता है कि नहीं साहब, इसकी तो इतनी हैसियत नहीं थी कि ये इतना लोन दे देता। तीसरा कानूनी प्रश्न यहां यह था कि एक्स पार्टी एक्विटल पारित हो जाने के बाद यदि पर्याप्त कारणों के साथ कंप्लेनेंट ने रिकॉल एप्लीकेशन लगाई हो तो क्या हाईकोर्ट स्वयं को केवल फंक्टस ऑफिशियो बताकर उस एप्लीकेशन पर विचार करने से इनकार कर सकता है। और चौथा तथा अंतिम कानूनी प्रश्न यह था, जो आप में से बहुत से लोगों के लिए बहुत प्रासंगिक होने वाला है, कि यदि कैश 20,000 से अधिक राशि का दिया गया हो, यानी कि लीगली एनफोर्सेबल डेट 20,000 रुपए से अधिक का हो, सारा कैश में दिया गया हो, तो क्या कैश ट्रांजैक्शन होने मात्र से यह कहा जा सकता है कि सेक्शन 138 एनआई एक्ट की कार्रवाई अब अस्वीकार्य हो जाएगी क्योंकि यह लीगल डेट इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन में दिया गया था। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आज के जजमेंट में विचार की। इस केस में कंप्लेनेंट संजबीज तारी ने आरोपी किशोर बोरकर के खिलाफ एक 138 की कंप्लेंट की थी, जिसमें एलिगेशन लगाया गया था कि दोनों के बीच में मित्रता के संबंध थे, जिसके आधार पर कंप्लेनेंट ने आरोपी को 6 लाख रुपए की राशि फ्रेंडली लोन के रूप में दी थी। इस कानूनी देनदारी के बदले आरोपी ने एक चेक जारी किया, लेकिन बैंक ने उसे इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के आधार पर डिसऑनर कर दिया। इसके बाद लीगल डिमांड नोटिस वगैरह और कंप्लेंट फाइलिंग हुई, ट्रायल चला। ट्रायल कोर्ट ने 30 अप्रैल 2007 को यह पाया कि चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार किए गए थे आरोपी के द्वारा, नोटिस की सर्विस साबित हो चुकी है, केस में प्रूव हो चुकी है और आरोपी लीगल प्रिजम्पशंस को रिबट नहीं कर पाया था। लीगल प्रिजम्पशन होती है ना 139 की, कि यह लीगली एनफोर्सेबल डेट के लिए दिया गया चेक है। तो इस आधार पर ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहरा दिया। सेशंस कोर्ट ने 17 सितंबर 2008 को ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि कर दी। हाँ, ठीक किया है इन्होंने। इसके बाद आरोपी ने बॉम्बे हाई कोर्ट गोवा बेंच में 16 अप्रैल 2009 को एक रिवीजन लगाई और रिविजनल जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट ने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पारित कर दिया, जिसमें कंप्लेनेंट की ओर से कोई भी वहां रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया था, सुनवाई नहीं हुई थी और ना ही कंप्लेनेंट के आर्गुमेंट सुने गए थे। रिविजनल कोर्ट ने, यानी कि रिवीजन में बैठे हुए हाई कोर्ट ने दोनों निचली अदालतों के जो कंकरेंट फाइंडिंग्स थी उनको पलट दिया और आरोपी को बरी कर दिया। बाद में कंप्लेनेंट ने सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत रिकॉल की एप्लीकेशन लगाई, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि अब तो हम फंक्टस ऑफिशियो हो गए हैं और यह कहते हुए उस एप्लीकेशन को उन्होंने डिसमिस कर दिया। फंक्टस ऑफिशियो कहने का मतलब होता है कि हमने इस मामले को डिसाइड पहले ही कर दिया है, अब हम इसको दोबारा नहीं सुन सकते हैं। यह फंक्टस ऑफिशियो होता है, हमारा काम निपटा, अब आगे अगली कोर्ट देखेगी। आज का केस है संजय बिजतारी वर्सेस किशोर एस बोरकर। क्रिमिनल अपील नंबर 1755 ऑफ 2010 थी, जिसे जस्टिस मनमोहन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने 25 सितंबर 2025 को डिसाइड किया था। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार किया तो सबसे पहले रिविजनल जुरिस्डिक्शन को कंसीडर किया। रिविजनल जुरिस्डिक्शन के मुद्दे पर कोर्ट ने यह होल्ड किया कि जब ट्रायल कोर्ट ने 30 अप्रैल 2007 को और सेशंस कोर्ट ने 17 सितंबर 2008 को एक जैसा कंकरेंट जजमेंट दिया था, उनकी फाइंडिंग्स एक समान थी कि 6 लाख रुपए की देनदारी के लिए चेक जारी हुआ था, चेक डिसऑनर हुआ था, नोटिस की सर्विस हुई थी और आरोपी प्रिजम्पशंस को रिबट करने में असफल रहा था, तो दोनों की ये एक समान फाइंडिंग्स थी और दोनों ही
कोर्ट्स ने आरोपी को एक समान रूप से कन्विक्ट कर दिया था, तब हाई कोर्ट केवल रिवीजन में बैठकर उन कंकरेंट फैक्चुअल फाइंडिंग्स को तब तक नहीं पलट सकता जब तक रिकॉर्ड पर कोई परवर्सिटी या जुरिस्डिक्शनल एरर स्पष्ट रूप में मौजूद ना हो। आपको ध्यान देने की बात है कि रिवीजन अपील नहीं होती। रिवीजन में केवल प्रोपराइटी देखी जाती है, इलीगलिटी देखी जाती है। यदि प्रोपराइटी और इलीगलिटी उसमें नहीं है, एरर ऑफ फैक्ट्स उसमें नहीं है, तो रिविजनल कोर्ट इससे ज्यादा कुछ सुन नहीं सकता है। पूरी मेरिट्स को सुनने के लिए केवल अपीलेट कोर्ट की जरूरत होगी। हाई कोर्ट ने यहां रिवीजन में बैठकर आरोपी को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिविजनल कोर्ट का काम एविडेंस को दोबारा तोलना नहीं हो सकता, यह केवल अपीलेट कोर्ट ही कर सकता है। तो एक कोर्ट अपने सामने पेश रिवीजन को अपील नहीं बना सकता है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को बिना प्रॉपर जुरिस्डिक्शन के पाया, विदाउट जुरिस्डिक्शन पाया। अगला सवाल आता है चेक पर हस्ताक्षर को स्वीकार करने का। सेक्शन 118 और सेक्शन 139 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की यह प्रिजम्पशन है कि जब आरोपी यह स्वीकार कर चुका हो कि चेक उसी के अकाउंट का है और उस पर ही उसी के हस्ताक्षर हैं, तब यह प्रिजम्पशन स्वतः पैदा हो जाती है कि यह चेक लीगली एनफोर्सेबल डेट को चुकाने के लिए जारी किया गया था। और यदि यह प्रिजम्पशन हो जाती है तो फिर ट्रायल कोर्ट अपनी ही गति से आगे बढ़ता है, यह मानकर चलता है कि हां, लीगली एनफोर्सेबल डेट था और उसको चुकाने के लिए यह चेक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर कि कंप्लेनेंट की सैलरी केवल 2300 रुपये प्रति माह थी और उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी पर संदेह था, प्रिजम्पशन को रिबट हुआ माना नहीं जा सकता है। प्रिजम्पशन आरोपी के विरुद्ध रहेगी और कंप्लेनेंट के पक्ष में रहेगी। इस प्रिजम्पशन को रिबट करने के लिए आरोपी को कोई ठोस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या स्वतंत्र गवाह पेश करना होगा। ट्रायल कोर्ट और सेशंस कोर्ट द्वारा केवल कंप्लेनेंट की गवाही को पढ़कर निकाले गए एक समान निष्कर्ष को अनुमान मात्र कहकर हाई कोर्ट के द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता। अब अगला पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि यह जो एक्स पार्टी एक्विटल आरोपी को मिला है उसका क्या कानूनी औचित्य है। इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना कहकर बात खत्म नहीं की कि हाई कोर्ट का आदेश एक्स पार्टी था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 16 अप्रैल 2009 को बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश वास्तव में एक्स पार्टी था, क्योंकि उस दिन कंप्लेनेंट की ओर से ना तो वकील उपस्थित हुआ था और ना ही मामले की प्रभावी सुनवाई हो सकी थी। जबकि उस एक तरफा आदेश का यह परिणाम हुआ कि ट्रायल कोर्ट और सेशंस कोर्ट दोनों के द्वारा दिए गए कन्विक्शन के आदेश को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। जब पीड़ित पक्ष ने इस पर एक तरफा फैसला कहते हुए इसके ऊपर दोबारा सुनवाई करने की मांग की, एक्स पार्टी को सेट असाइड करने की मांग की, तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई अब हम आपकी एप्लीकेशन नहीं सुनेंगे, अब तो हम फंक्टस ऑफिशियो हो चुके हैं, हम तो मामले को सुनकर निपटा चुके हैं, अब तो आप अगली कोर्ट को ही देखो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पर्याप्त कारण के साथ यह दिखाया जाए कि पीड़ित पक्ष की गैरहाजिरी जानबूझकर नहीं थी, तो कोर्ट का दायित्व बनता है कि वह अपने ही एक्स पार्टी आदेश को रिकॉल करके सुनवाई का अवसर ऐसी पार्टी को दे दे। ऐसे में हाई कोर्ट का खुद को फंक्टस ऑफिशियो कहना और रिकॉल की अर्जी पर विचार करने से मना करना, इनसे न्यायिक प्रक्रिया में गंभीर असंतुलन पैदा हुआ है और इस असंतुलन को रोका जा सकता था, जो हाई कोर्ट ने नहीं रोका। एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहां आया जो आप सभी लोगों के केसेस में आता होगा कि सारा का सारा जो भी एनफोर्सेबल डेट था वह कैश में दिया गया बताया गया था। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269 SS में यह कहा गया है कि कोई भी कैश ट्रांजैक्शन 20,000 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा, लेकिन यहां पर 6 लाख रुपए को कैश में दिया गया बताते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 138 NI एक्ट के मामलों में लीगल एनफोर्सेबल डेट की अवधारणा को इनकम टैक्स कानून के तकनीकी प्रावधानों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि केवल इस कारण से कि 6 लाख रुपए की राशि कैश में दी गई बताई गई थी और वह 20,000 रुपए की इनकम टैक्स की सीमा से अधिक थी, इस लेन देन को अवैध, शून्य या गैर कानूनी मान लेना
एक गंभीर भूल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स कानून के तहत ऐसी कैश ट्रांजैक्शन का अधिकतम परिणाम केवल एक छोटी मोटी पेनल्टी हो सकता है, जो कि वह डिपार्टमेंट उस देने वाले के विरुद्ध अपने आप लगाएगा, लेकिन उस देनदारी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कोर्ट के सामने स्वतः समाप्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि ऐसा मान लिया जाए कि 20,000 रुपए से अधिक की हर कैश ट्रांजैक्शन लीगली अनएनफोर्सेबल है तो सेक्शन 138 एनआई एक्ट की पूरी योजना ही निष्प्रभावी हो जाएगी, क्योंकि तब आरोपी केवल यह कहकर लीगल प्रिजम्पशन से बच निकलेंगे कि पैसा तो कैश में दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेक्शन 118 और सेक्शन 139 एनआई एक्ट की प्रिजम्पशन तब तक प्रभावी रहती है जब तक आरोपी ठोस और विश्वसनीय एविडेंस के माध्यम से उसे रिबट न कर दे। रिबट का मतलब है कि उसके विरुद्ध न प्रूव कुछ कर दे। केवल कैश ट्रांजैक्शन होने मात्र से यह प्रिजम्पशन अपने आप समाप्त नहीं होती। अंतिम बात हम यह देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आज के इस जजमेंट से क्या व्यवहारिक सीख मिलती है। तो इससे पता लगता है कि सेक्शन 138 एनआई एक्ट के मामलों में ट्रायल कोर्ट और सेशंस कोर्ट के द्वारा दिए गए कंकरेंट फैक्चुअल फाइंडिंग्स वाले जजमेंट्स को केवल रिवीजन में बैठकर हाई कोर्ट पलट नहीं सकता है। इसका पलट देना एक गैर कानूनी काम है। रिवीजन और अपील के बीच के अंतर को कोर्ट द्वारा भूला नहीं जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि लीगल प्रिजम्पशन को केवल एक अनुमान, शक या किसी फाइनेंशियल इनकैपेसिटी के आधार पर संदेह पैदा करके खत्म नहीं किया जा सकता है। जब तक आरोपी कोई ठोस एविडेंस देकर उसे रिबट न करे, वह प्रिजम्पशन पूरी तरह से प्रभावी रहती है। कोर्ट ने यह भी बताया कि एक्स पार्टी एक्विटल जैसे आदेशों में कोर्ट को यह नहीं भूलना चाहिए कि न्यायालय का मूल आधार सुनवाई का अवसर दिया जाना है और फंक्टस ऑफिशियो जैसे तकनीकी सिद्धांतों को मैकेनिकल रूप से लागू करके रिकॉल से इनकार करना न्याय के साथ अन्याय हो सकता है, जिसको रोका जाना चाहिए। और अब अंतिम बात, यह बात समझ लेने की है कि क्रिमिनल लॉ का मूल सिद्धांत यह नहीं है कि आरोपी सच बोले, बल्कि यह है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस लीगली और पूरी तरह से प्रूव करे। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने बार बार स्पष्ट किया है कि झूठी प्ली ऑफ इनोसेंस अपने आप में कोई अलग से अपराध नहीं बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत बहुत पहले हेत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत में बताया था और कहा था कि आरोपी को यह अधिकार है कि वह पूरी तरह से इनकार करे, चाहे अंत में वह कन्विक्ट ही क्यों ना हो जाए। इसी तरह से नंदिनी सतपथी का 1978 का एक केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरोपी को अपने ऊपर आरोप लगाने से बचने का संवैधानिक अधिकार है और वह चुप रह सकता है, अधूरा बोल सकता है या पूरी तरह से मना कर सकता है। केवल इस आधार पर कि उसने अपने आरोप से मना किया, कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। इसीलिए हमने आपसे बार बार कहा है कि कभी भी 138 के मामलों में चेक पर हस्ताक्षर को एडमिट ना करें, चाहे वो आपने ही किया हो। कभी भी चेक का दिया जाना एडमिट ना करें, चाहे वो आपने ही दिया हो। कभी ट्रांजैक्शन को एडमिट ना करें, चाहे वह ट्रांजैक्शन हुई हो। कभी कोई लेन देन को एडमिट ना करें, चाहे वो लेन देन हुआ हो। क्योंकि देखो ना, इस केस में जो आरोपी को सजा हुई है वह उसके एडमिशन के कारण हुई है। कानून आरोपी से सच उगलवाने की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि कंप्लेनेंट के ऊपर यह बोझ डालता है कि वह हर फैक्ट को, हर कड़ी को, हर देनदारी को कोर्ट के सामने लीगली प्रूव करे। और यही सिद्धांत आईएलएस की डिफेंस स्ट्रेटेजी का आधार होता है। आप जब हमारे मेंबर बनकर अपने केस के पीडीएफ कागजात हमको भेजेंगे तो हमारे एडवोकेट्स की टीम उन कागजात को पढ़कर आपके केस की एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें आपके केस की वर्तमान स्थिति और संभावित भविष्य बताया जाएगा। वैशिंग और डिस्चार्ज पर बताया जाएगा और मेंबर्स को यह मुफ्त बताया जाएगा। आपको ध्यान यह रखना है कि पूरे केस के कागजात साफ साफ और पढ़ने योग्य हो। चादर बिछाकर मोबाइल से पीडीएफ बनाने पर उनको पढ़ना कठिन होता है। जितना पढ़ने में आसानी होगी, रिपोर्ट उतनी ही अच्छी बन पाएगी, क्योंकि पूरा ध्यान कानून पर रहेगा।
केस में कोई कठिनाई आने पर या पर्याप्त कानूनी सलाह के अभाव में परेशान होने पर आप हमारी रिपोर्ट से जानकारी और स्पष्टता दोनों पा सकते हैं, बिना कोई खर्च किए हुए पा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि कागजात पूरे भेजें और साफ व पठनीय भेजें।